नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, एनसीपी में हुई उभी फाड़ का फायदा क्या बीजेपी बारामती में ले पाएगी? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी की राष्ट्रीय रणनीति ये रही है कि अपनी विरोधी पार्टी का जो सबसे बड़ा कैपिटल सेंटर हो उसे हमेशा गिराया जाए, बड़े नेता को घर पहुंचाया जाए, जिसके बाद पार्टी को आसानी से चुनावी मैदान में गिरा दिया जाए। यही चीज हमने देखी अमेठी में। अमेठी और बारामती में अब हमें साम्य नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि बारामती पिछले कई दशकों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गढ़ रह चुका है। बारामती से शरद पवार लगातार कई चुनाव जीतते आए हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपना चुनावी क्षेत्र बारामती से बदलकर माढ़ा कर दिया, लगभग 2 लोकसभा चुनाव से पहले, जिसके बाद बारामती का प्रतिनिधित्व सुप्रिया सुळे यानी शरद पवार इनकी बेटी कर रही हैं। इतना ही नहीं, बारामती की जो विधानसभा की सीट है उस पर पूरी तरह से अजीत पवार पिछले कई दशकों से जीतते आ रहे हैं। अजीत पवार के पार्टी से अलग होने की वजह से अब बारामती का गणित बड़े मामले में बड़े पैमाने पे बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी बदले हुए समीकरणों के माध्यम से अमेठी की तर्ज पर बारामती की सीट कैसे गिरे इसकी गणित में जुटी हुई है। सबसे पहले मैं बारामती सीट के बेसिक स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलेशन आपको बताता हूं, जिसके बाद इस शो में हमारे साथ जुड़ेंगे वैभव पुरोहित, जो कि एनालिटिकल माध्यम से बारामती का सिग्निफिकेंस, शरद पवार उनका रिलेवेंस और अगले लोकसभा चुनाव में क्या हो सकता है इस पर हमें बात करेंगे और कई सारी नई जानकारी देंगे। तो दोस्तों, बारामती ये लोकसभा सीट पर इस समय सुप्रिया सुळे सांसद हैं। साल 2014 में उन 70,000 वोटों से वो ये चुनाव जीती हैं। 2014 यानी वो दौर जब नरेंद्र मोदी ये सभी सीटों पर विरोधियों पर भारी पड़ रहे थे। ऐसे में भी बारामती से सुप्रिया सुळे को अच्छी खासी लीड मिली। साल 2019 आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा बारामती में कम हुआ। उसका रिजल्ट ये रहा कि 155,000 वोटों से सुप्रिया सुळे इस सीट पर जीत गई। दरअसल बारामती इस सीट पर कुल मिलाकर 5 जितनी विधानसभा सीटें हैं: पुरंदर, दौंड, भोर, खड़कवासला, इंदापुर और बारामती। इंदापुर और बारामती ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विधानसभा की सीट्स हैं, क्योंकि बारामती ये जो सीट है वहां से सुप्रिया सुळे को चुनाव में लगभग 1 लाख से ऊपर, मतलब 1.25 लाख जितने वोट का फायदा पहुंचा था और इंदापुर से लगभग 75,000 जितना। इंदापुर के जो एनसीपी पार्टी के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे हर्षवर्धन पाटिल, वो अब बीजेपी में जा चुके हैं। यानी कि इस विधानसभा सीट पे सेंध पहले ही लग चुकी है और अब बारी है बारामती की, जहां से अजीत पवार ने अपना पाला बदल दिया है। तो इन सारी परिस्थितियों में ठीक अमेठी की तर्ज पर क्या बारामती की सीट भी गिर सकती है? जैसे सोनिया गांधी के सुपुत्र यानी कि राहुल गांधी को सक्सेसफुली घर पे भेजने का कार्यक्रम बीजेपी ने साल दर साल, दशक दर दशक की मेहनत से आखिरकार हासिल कर लिया, ठीक उसी तरह से साल दर साल, दशक दर दशक भाजपा की जो रणनीति बारामती की सीट पर चल रही है, अब की बार
शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को भी वो घर पे भेजेंगे? आखिर क्या होगा बारामती पर? अब हम डिटेल में बातचीत करते हैं वैभव पुरोहित के साथ। वैभव, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। वैभव बहुत सारी कंपनियों के साथ एनालिसिस करते हैं, कई सारी एजेंसीज जिनके रिपोर्ट्स जो हैं हम टेलीविजन पर अक्सर देखते हैं, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के माध्यम से। उसमें वैभव पुरोहित जी कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, अपने इनपुट्स देते हैं। आज हम बात करेंगे बारामती पर। वैभव, क्या बारामती के मामले में आपके पास कोई ऐसे आंकड़े हैं जो इस पूरे विषय के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल सके? बिल्कुल है आज हमारे पास, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बारामती इम्पोर्टेंट क्यों है, स्ट्रेटेजिकली एनसीपी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमें समझना पड़ेगा। पहली बात तो यहाँ पर शरद पवार का ये गढ़ माना जाता है। बारामती से इनकी सारी राजनीति जो है वो बारामती से आती है। अब अपन उस पार्ट को आगे जाते मैं डेटा में जाना चाहता हूँ। देखिए, 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में बारामती लोकसभा में 21,09,270 वो मतदाता थे। इसमें से मैं आपको बता दूं, बारामती का 12% जो है वो एससी मतदाता थे, 2% जो है वो एससी मतदाता है और 4% मुस्लिम मतदाता है। अब इसके साथ ये 77% ये ग्रामीण है और 23% ये रूरल अर्बन है, सॉरी। तो ये मोटा मोटी ये बारामती की लोकसभा क्षेत्र है। इसके साथ अभी मैं आपको और अगर आगे बता दूं तो 2019 में वोटर टर्नआउट जो था वो 61% था, 61.5% था बारामती लोकसभा में। और उसके बाद जो नतीजे आए उसमें एनसीपी को जो मत मिले, सुप्रिया सुले जो है उसे 6,83,705 वोट मिले और 52.9% वोट शेयर था उनका। और बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 40.9% था। तो ये मोटा मोटी ये बारामती लोकसभा क्षेत्र ये है। अब इसके आगे अगर हम चले तो बारामती लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभाएं आती है। 6 विधानसभाओं में से बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी तीनों के पास 2-2 विधानसभाएं है। तो इसमें से बारामती जो है एनसीपी के पास है, इंदापुर एनसीपी के साथ पास है, पुरंदर जो है ये कांग्रेस के पास है, भोर जो है ये भी कांग्रेस के पास है, खड़कवासला बीजेपी के पास है और दौंड जो है जहां से जो विधायक है उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ी थी 2019 में वो बीजेपी के पास है। तो ये मोटा मोटी बारामती विधानसभा का लोकसभा क्षेत्र है। वैभव, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सुप्रिया सुले 52% वोट है, यानी बहुत बड़ा शहर है। लंबे समय से जो है वो यहाँ पे एनसीपी का दबदबा रहा है। अब की बार शरद पवार इन्हें सहानुभूति का एक बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, ऐसे कई सारे एनालिस्ट कह रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने खेला कर दिया था राहुल गांधी का अमेठी में, उसी तरीके से पवार वर्सेस पवार की फाइट में बीजेपी कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार को जितवा सकती है, या ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है? नहीं, ये पॉसिबल तो है, क्योंकि 2014 की अगर हम चुनावों की बात करें तो 2014 में उस समय के जो कैंडिडेट थे वो महादेव जानकर थे और वो धनगर समाज के आते हैं और धनगर समाज जो है वो सेकंड लार्जेस्ट वोट बैंक है पूरे बारामती क्षेत्र में। और उस समय के अगर देखे तो उस समय एनसीपी 3 विधानसभाओं पर ही लीड कर पाई थी, इंदापुर, बारामती, ये जो इनके गढ़ है, और एक भोर। इसके अलावा बीजेपी उस समय दौंद, पुंडरपुर और खड़कवासला इस पे लीड कर रही थी। और जो वोट शेयर जो था उस समय 6.6% से ही वो सुप्रिया सुले को ज्यादा वोट मिले थे। इसमें से भी अगर आप लीड देखोगे तो इंदापुर और बारामती से इनको एक जबरदस्त लीड मिली। उसी की वजह से ये सीट इनकी ये सीट ये बचा पाने में कामयाब रहे थे। वरना अगर बारामती और इंदापुर से अगर इन्हें लीड कम
कम मिली होती तो ये इन्हें निश्चित तौर पर इन्हें नुकसान होता। और उस समय जो कैंडिडेट थे उसी जो उसमें मात्र 69,895 वोट्स ही कम मिले थे। तो ये 2014 की गणित थी। अब अगर हम 2000 बात करें 2019 की, तो 2019 में भी अगर आप इंडिविजुअल असेंबली लेवल पे बात करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि अब शरद पवार से अजीत पवार अलग हो चुके हैं। तो 2024 में क्या असर होगा उस पे हमें ध्यान देने के लिए एक समझना पड़ेगा कि 2000 की एनसीपी की जो लीड आती थी वो कहां से लीड आती थी और कितनी बड़ी लीड होती थी, ताकि वो ये 1,54,994 वोटों का जो अंतर है वो कहां से आया हो, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप वोट शेयर देखोगे तो बारामती से बारामती से टोटल वोट अगर एनसीपी को मिले थे 2019 में तो 2.5 लाख वोट के ऊपर थे। और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उसको मात्र 47,000 वोट्स थे। और लीड जो थी तकरीबन तकरीबन 2 लाख वोटों के आसपास थी। तो ये एक बहुत बड़ी लीड होती है, एक असेंबली लेवल पे बहुत बड़ी लीड होती है। आपको मैं एक और बता दूं, 99% बूथ्स पे एनसीपी लीड कर रही थी। तो ये तो आप सोच सकते हो कि बारामती सिटी जो है जहां से अजीत पवार खुद चुन के आते हैं, उनका कितना प्रभाव है। नो डाउट शरद पवार का भी प्रभाव को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, लेकिन चूंकि अगर आप उसके बाद असेंबली इलेक्शंस में भी बात करो तो 1,65,000 वोटों से अजीत पवार खुद भी अपना चुनाव जीते थे, जो पूरे 82-83% वोट शेयर के साथ। तो ये पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी लीड थी। तो उनका प्रभाव एक है निश्चित तौर पर। तो बारामती की लीड इनकी 2 लाख थी। फिर आप इंदापुर विधानसभा को आपको देखना पड़ेगा। इंदापुर विधानसभा से एनसीपी को लीड मिली थी 70,000 वोटों से। 70,000 की लीड एक डिसाइसिव लीड होती है। लेकिन ये लीड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उस समय कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री थे हर्षवर्धन पाटिल, वो इस वक्त पार्टी स्विच ओवर करके भाजपा में जा चुके हैं। और वो अगला चुनाव 2019 में जब उन्होंने भाजपा से लड़ा था तब मात्र 3,000 वोटों से वो चुनाव हारे थे। तकरीबन 3,000 वोटों से वो चुनाव हारे थे। तो ये जो फैक्टर है, अब इंदापुर के जो एमएलए है वो भी अजीत पवार गुट के साथ नजर आ रहे हैं, और प्लस हर्षवर्धन पाटिल। ये फोर्स जब एक होती है तो कई मायनों में इंदापुर विधानसभा में लीड लेना अब एनसीपी के सुप्रिया सुले के लिए एक तकलीफ वाली बात हो सकती है, चिंता का विषय है उनके लिए इंदापुर विधानसभा। अब तीसरी जो लीड इन्हें जहां से मिली थी ये मैं आपको बता दूं, ये मिली थी पुरंदर से। पुरंदर जहां से कांग्रेस के विधायक है। अब लेकिन लीड का जो अंतर था वो 9,681 वोट का ही था। तो कांग्रेस एनसीपी के जो कैंडिडेट थी सुप्रिया सुले, उसे 1,04,872 वोट मिले थे। और बीजेपी को 95,191 वोट्स मिले थे। तो 9,681 की जो लीड है ये कोई ज्यादा बड़ी लीड नहीं है। हालांकि विधानसभा में के बाद कांग्रेस के एमएलए यहीं से चुन के आए थे। एक जो चौथी जो सीट है जहां से बीजेपी को जो लीड मिली थी। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं चौथी सीट पे जाने से पहले, पुरंदर लोकसभा विधानसभा ये वो सीट है जिसमें 2014 में कांग्रेस सुप्रिया सुले लीड नहीं मिली थी, ये यहाँ से ट्रेल कर रही थी। तो ये एक स्विंग विधानसभा हम मान सकते हैं इसे। और उसके बाद जो चौथी लीड जो 2019 में जहां पर एनसीपी को मिली थी वो है भोर विधानसभा, जहां से उन्हें लीड मिली थी 19,000 वोटों की। और लेकिन वहां पर भी बीजेपी 90,000 वोट के आसपास पाई थी और एनसीपी 1,09,000 के वोट के आसपास पाई थी। तो बीजेपी तो जो लीड जो मिली है बेसिकली, आप अगर एनालिसिस करें एनसीपी की जो लीड मिली थी वो इंदापुर बारामती से थी। बाकी दोनों सीटों से इतनी बड़ी लीड नहीं थी कि चुनाव की अपने आप को कह सके कि मैं सेफ हूं। ये वोट स्विंग भी हो सकता है, क्योंकि ये अब अगर हम भोर विधानसभा में बात करें तो अजीत पवार का भी कुछ प्रभाव है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर फर्क पड़ेगा। अब कितना असर पड़ेगा ये समय बताएगा। लेकिन स्थिति अगर 2019 से 2024 का अगर हम एक आकलन करें वोट शेयर के हिसाब से, वोटों की लीड के हिसाब से, तो निश्चित तौर पर सुप्रिया सुले के लिए चिंता का विषय है। मुझे ये बताइए वैभव, ये तो बात हुई स्टैटिस्टिक्स की, गणित की,
लेकिन लोग जो वोटिंग करते हैं वो उनकी समझ के हिसाब से, उनके इमोशंस के हिसाब से वोट करते हैं। क्या हमें इस बात को कंसिडर करना चाहिए कि भले अजीत पवार बारामती से एमएलए हों, भले हर्षवर्धन पाटिल जो हैं वो बीजेपी के पास चले गए हों कांग्रेस से इंदापुर में, और इंदापुर और बारामती के एमएलए भले ही इस समय शरद पवार के खिलाफ हों, मेरा सवाल यह है कि जब शरद पवार खुद बारामती के लिए मैदान में उतरेंगे प्रचार के लिए, तो इस इमोशन में ये सारे नेता साफ नहीं हो जाएंगे? देखिए, अगर आप लोकल स्तर पर आप बात करोगे तो लोग कहेंगे कि एनसीपी ने एनसीपी में नहीं, पवार फैमिली ने हमारे लिए बहुत काम किया है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा बरसात नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आपको हरियाली दिखेगी, यहाँ पर आपको 3-3 शुगर कोऑपरेटिव मिल्स दिखेगी और बहुत और इतने और भी कई सारे विकास के कार्य हैं जो दिखेंगे और लोगों को बारामती छोड़कर पुणे तक नहीं जाना पड़ता है अपनी समस्याओं को लेकर। तो ये है, निश्चित तौर पर शरद पवार जी का एक इमोशनल अपील रहेगी और इमोशनल अपील महाराष्ट्र में थोड़ा जो और खासकर बारामती में तो क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सींचा है, अगर हम क्योंकि की बात करें तो शरद पवार ने सींचा है, तो वो एक अपील मायने रखेगी। लेकिन मेरा मानना ये रहता है कि आज की तारीख में वोट कौन दिलवा सकता है। देखिए, शरद पवार के पास जो अभी आज जो खेमा खड़ा नजर आ रहा है, वे हो सकता है वो उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन जो कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता जो है, वो बंटे हुए हैं। वे अजित पवार और शरद पवार में बंटे हुए। तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी शरद पवार को इस बार, लेकिन इमोशनल अपील जरूर काम करेगा, ये बात निश्चित तौर पर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव पुरोहित जी, आपने डेटा डिटेल के साथ में हमें डिटेल में बताया कि आखिर बारामती में चल क्या रहा है, वोट का गणित क्या है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है, जो हमेशा ही पार्टी इलेक्शन मोड में रहती है, वो पार्टी चाहे चुनाव जीते या हारे, ग्राउंड स्तर पे मेहनत वो हमेशा करती रहती है। हमने ये देखा कि इन्होंने रायबरेली और अमेठी में मेहनत की, अमेठी में सक्सेस मिला, स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई। बारामती में भी वो लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, चाहे भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु मानते हो। और अब मामला यहां तक आन पहुंचा है कि अजीत पवार के अलग हो जाने से बारामती सीट का गणित जो है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। देखना यह है कि बीजेपी अमेठी की तर्ज पर बारामती को हिला पाती है, या शरद पवार जिन्होंने बारामती को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया, एक अच्छे स्तर तक लेकर गए, लोग शरद पवार को ही वोट करेंगे। लगभग 4-6 महीने के बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे, तब इस बात का हमें पता लग जाएगा और हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर बारामती की जनता किसके साथ है, क्योंकि उसका परिणाम जो है, उसका असर जो है, वो अजीत पवार और विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति की ऐसी ही इनसाइडर न्यूज और एनालिटिकल न्यूज जानने के लिए आप 4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, और यदि ये एपिसोड पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।